तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आज हम करेंगे बीएड सेकंड ईयर के पेपर थर्ड समकालीन भारत की शिक्षा चिंता एवं मुद्दे, इसका एक टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये टॉपिक देखने को मिल जाए, तब आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा और यहाँ से आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा जो चैनल है, इस पर आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का सिलेबस दिया जाता है। लेकिन आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से है, आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं, सेकेंड ईयर में हैं, ये मैटर नहीं करता, बस आपके सिलेबस में टॉपिक मिलना चाहिए। हो सकता है कि आप चाहे दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, तब आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। ज़रूरी है कि आपका सिलेबस तो चेंज हो सकता है, लेकिन टॉपिक का मतलब थोड़ी ना चेंज हो सकता है। अगर राष्ट्रीय आंदोलन का शिक्षा पर प्रभाव राम मनोहर लोहिया में भी पूछा जा रहा है, ये है सिलेबस में, और किसी अदर यूनिवर्सिटी में भी है, तब इसका अर्थ नहीं बदल जाएगा, अर्थ सेम ही रहेगा। तब आप कहीं से भी आपको टॉपिक मिले, बस आप कवर कर लीजिए। देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग क्या थी, इसके सिद्धांत क्या थे और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कब और कैसे हुई। तो इन चीज़ों को आज की इस क्लास में बहुत ही अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आप एंड तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन का शिक्षा पर प्रभाव कैसे पड़ा। तो दोस्तों 1857 ईस्वी का जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तब भारतीय राष्ट्रीयता का आप कह सकते हैं कि उसकी बीज पड़ी, उसकी नींव पड़ी, और उसका प्रथम बार प्रस्फुटन हुआ। तो इसका क्या मतलब है कि वह उसकी नींव पड़ गई भारतीय राष्ट्रीयता की। उसके बाद 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई, तब इसके फलस्वरूप जो हमारी भारतीय राष्ट्रीयता थी, जिसकी नींव पड़ी थी 1857 में, वह क्या हुई कि वह और विकसित होने लगी भारतीय राष्ट्रीयता। तो यही यहाँ पर लिखा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके फलस्वरूप राष्ट्रीयता के जल से सिंचित होकर वह और उसका अंकुर जो है वह परिपल्लवित होने लगा, उसका विकास और तेज़ी से होने लगा। 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन ने उसे वास्तविक रूप प्रदान कर दिया। इसी वर्ष यानी कि 1905 में ही कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय कर लिया गया। और इस आंदोलन के 4 प्रमुख अंग थे, जिसे आपको याद रखना है कौन कौन सा था। तो पहला जो अंग है वह स्वराज की प्राप्ति का था। दूसरा है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, ये इसका अंग था। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाए, और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग भी रखी गई स्वतंत्रता आंदोलन में। तो ये 4 इसके प्रमुख अंग हैं, 4 इसकी मांगे हैं। अब आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा की क्या मांग थी। दोस्तों देखिएगा, तो 1905 ईस्वी के बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय आंदोलन एवं राष्ट्रीय शिक्षा की मांग को और गति प्रदान कर दी और तेजी से इस मांग को बढ़ा दिया। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन तेज होता गया, वैसे वैसे शिक्षा के राष्ट्रीयकरण एवं स्वदेशीकरण की मांग बढ़ती गई, और भारत के कोने कोने में भारतीय शिक्षा के अंग्रेजीकरण का विरोध होने लगा। तो यहाँ पर महात्मा गांधी और श्रीमती एनी बेसेंट ने भारतीय शिक्षा के अंग्रेजीकरण की प्रबल आलोचना भी की है। देखिए क्या कहा है महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया जो इनका पत्र है, लेख है, वो जब प्रकाशित कराया, तो उसमें भारतीय शिक्षा के विदेशी स्वरूप की घोर निंदा कर दी, और महात्मा गांधी ने इसके 4 प्रमुख दोष भी बताए हैं। देख लीजिए, इन्होंने इस पत्रिका में कहा कि यह शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा अन्यायपूर्ण शासन से संबंधित है, और अंग्रेजी शिक्षा में भारतीय संस्कृति का कोई स्थान नहीं है, और यह जो है ये विदेशी संस्कृति पर आधारित है। तो ये बातें इन्होंने कहाँ कही थी, तो यंग इंडिया पत्र में कहा था इन्होंने। अगला इनका कहना था कि अंग्रेजी शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य मस्तिष्क का विकास, और वह हृदय को प्रभावित नहीं करती, उसमें हस्तकार्यों हेतु कोई स्थान ही नहीं है, बच्चे उसमें सृजनात्मक बन सके, ऐसा अंग्रेजी शिक्षा में कोई इसका स्थान नहीं है।
आगे देखिए, इनका कहना है कि अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा है, जो एक विदेशी भाषा होने के कारण वास्तविक ज्ञान प्रदान नहीं करती। इनका कहना था कि जो हमारे राज्य में अंग्रेजी भाषा ना हो, हिंदी भाषी क्षेत्र हो और लोग हिंदी भाषा से पढ़ाई करें, तो इनका यही मतलब था। इसलिए इन्होंने अपने लेख में अंग्रेजी भाषा का विरोध किया था। आगे देखिएगा, श्रीमती एनी बेसेंट ने क्या किया कि इन्होंने भारतीय शिक्षा के अंग्रेजीकरण की तीखी आलोचना कर दी। इन्होंने भी अंग्रेजी शिक्षा की उसकी आलोचना की और राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जीवन और राष्ट्रीय चरित्र को अधिक शीघ्रता और निश्चित रूप में निर्बल बनाने के लिए इससे अधिक उत्तम उपाय और कोई हो ही नहीं सकता कि बालकों की शिक्षा पर विदेशी प्रभावों और विदेशी आदर्शों का प्रभुत्व हो। तो ये कहना है श्रीमती एनी बेसेंट का, ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा के सिद्धांत और विशेषताओं के बारे में। क्या सिद्धांत थे? देखिए, भारतीय राष्ट्रनायकों और शिक्षाविदों ने भारत में जिस राष्ट्रीय शिक्षा की मांग की, उसके प्रमुख सिद्धांत और विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। पहला सिद्धांत है कि भारतीय नियंत्रण। तो भारत के राष्ट्रीय नेता और राष्ट्र प्रेमी शिक्षाविदों ने भारतीय शिक्षा पर विदेशी नियंत्रण को पूर्णतः अनुचित कहा। उन्होंने कहा कि ये अनुचित है, ये उचित नहीं है। उन्होंने यह मांग की कि शिक्षा पर भारतीयों का पूरा नियंत्रण होना चाहिए। इस संबंध में भी श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि भारतीय शिक्षा भारतवासियों के द्वारा नियंत्रित, भारतवासियों के द्वारा निर्मित और भारतवासियों के द्वारा ही संचालित होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्या है? सिद्धांत की शिक्षा के आदर्श के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्श राष्ट्र के प्रति प्रेम और धार्मिक भावना का विकास होना चाहिए। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा है कि भारतीय शिक्षा को भक्ति, ज्ञान और नैतिकता के भारतीय आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए और उसमें भारतीय धार्मिक भावना का समावेश होना चाहिए। अगला है मातृभूमि के प्रति प्रेम। तत्कालिक भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत राजभक्ति की शिक्षा दी जाती थी। राष्ट्रीय नेताओं ने क्या किया कि राष्ट्रीय शिक्षा सिद्धांतों के अंतर्गत एक ऐसी प्रणाली विकसित की, उसमें सुझाव दिया कि मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न किया जाए। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा कि छात्रों को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाए जिससे उनके अंदर अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम हो, आदर का भाव उत्पन्न हो सके। ऐसी शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। अगला है राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना। तो राष्ट्रवादी नायकों ने एक मत अपना व्यक्त किया कि तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय चरित्र का विकास करने में सक्षम नहीं है। इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जो राष्ट्रीय चरित्र का विकास करने में सक्षम हो। एनी बेसेंट ने क्या कहा? शिक्षा पर बल देते हुए कि राष्ट्रीय शिक्षा को राष्ट्रीय चरित्र का विकास करना चाहिए। अगला है भारतीय भाषाओं पर बल देना चाहिए। तो भारत के नेताओं ने यह कहा कि भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा में भारतीय भाषाओं के अध्ययन पर बल देकर इन्हीं भाषाओं में शिक्षा का माध्यम बनाया जाए, न कि अंग्रेजी भाषा में। ब्रिटिश आदर्शों की समाप्ति। तत्कालीन शिक्षा भारतवासियों के सम्मुख ब्रिटिश आदर्शों को प्रस्तुत करती है और राष्ट्र नायकों का विचार है कि आदर्श भारतीयों के लिए अहितकर है। उन्होंने इस शिक्षा का विरोध किया और भारतीयों के लिए भारतीय आदर्शों को ही उपयुक्त बताया। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा है कि ब्रिटिश आदर्श ब्रिटेन के लिए अच्छे हैं, लेकिन भारत के लिए भारत के आदर्श ही अच्छे हैं। आगे देखिएगा, व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख विशेषता स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग थी। स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण पर्याप्त मात्रा में तभी हो सकता था जब भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिल सकेगा। भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग हेतु व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था आवश्यक थी। राष्ट्रीय नेताओं का विचार था कि देश की आर्थिक समस्या और भारतीयों की निर्धनता को दूर करने के लिए भी व्यावसायिक शिक्षा आवश्यक है और इसी कारण से उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा में औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा की समुचित व्यवस्था कर दी। अगला सिद्धांत है पाश्चात्य ज्ञान पर बल। तो यह ठीक है कि राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत भारतीय आदर्शों और भारतीय भाषाओं पर बल दिया गया, लेकिन साथ ही ऐसा हो कि राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थकों का विश्वास है कि आधुनिक
वैज्ञानिक युग में भारत का अन्य देशों से संपर्क होना भी आवश्यक है और इस कारण उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारतीय छात्रों को पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञानों का अध्ययन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। लाला लाजपत राय ने क्या कहा है, इनके विचार थे कि मेरे विचार से भारत में यूरोपीय भाषा, साहित्यों और विज्ञानों के अध्ययन को प्रोत्साहित न करने का प्रयास मूर्खता है और पागलपन है। तो इनका तो विचार था कि हर तरह की भाषा में बच्चे सीखें, विज्ञान को सीखें, साहित्य का अध्ययन करें, यूरोपीय भाषाओं का भी भारत में अध्ययन किया जाए। तो ये इनका कहना था। तो ये सारे जो सिद्धांत थे वो आपने देख लिया कि कौन कौन से सिद्धांत थे। अब देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना कौन कौन सी हुई। तो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन जितनी तेज़ी से प्रारंभ हुआ था उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ सका था। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन की समाप्ति की घोषणा कर दी और इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा के प्रति जो उत्साह था वह समाप्त हो गया। परिणाम क्या हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा की लगभग सभी संस्थाएं बिखरने लगी। लेकिन यहाँ पर समय ने करवट बदली। कब? 1920 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से क्या हुआ कि निराश होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने अपने देशवासियों से स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना का निर्माण का आह्वान किया। परिणाम क्या हुआ कि सभी प्रांतों में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हो गई और इसमें प्रमुख कौन कौन से थे? बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया। तो ये सारे जो विद्यालय थे ये महत्वपूर्ण थे, इनको आपको याद रखना है। तो कुछ इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना हुई। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में अच्छे से जानकारी मिल चुकी होगी और बहुत ही डिटेल में हमने कवर किया है। तो आप यहाँ से अपनी नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी क्लास बताइएगा ज़रूर। अगर पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई क्लास के साथ। धन्यवाद।